लाइव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच प्रयास जेई हिंदी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो भाई लोग, हमने पिछली सभा में हमारा चैप्टर शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, जिसे इंग्लिश में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोला था। आज हम आ गए हैं उसी के लेक्चर नंबर 2 पर। हाँ जी, तो आज ये आखिरी बार है जब हमारी क्लास इस टाइम पे हो रही है। कल से हम जल्दी मिला करेंगे, 11:15 से हमारी क्लास होगी। आप लोगों के लिए भी बेटर रहेगा। यस जनता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय महाकाल। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? फिजिकल खत्म हो गई ना? हाँ जी, इसीलिए कल से इनऑर्गेनिक के लिए उसी टाइम पे मिला करेंगे हम लोग। यस, हाय विवेक कुमार, हेलो ताराचंद वर्मा, गौरव देव, विवेक कपुरिया। यस जनता, जल्दी से प्लीज एक बार चैट पे बता दो, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? क्या मैं सही से सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। हाँ जी, जल्दी 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 कोई एक जना बता दे प्लीज, फटाफट। आ रही है आवाज सर? ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके जी, तो आज आप लोग थक गए हैं, बहुत थक गए भाई यार। तुम्हारा तो केमिस्ट्री का एक पोर्शन आज खत्म हो गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कोर्स तुम्हारा ऑन टाइम चल रहा है और तुम कह रहे हो हम थक गए। बड़े थके हुए हो यार तुम लोग यार। ऐसे थोड़ी, जोश आए चाहिए बॉस। अभी 1.5 घंटे की क्लास तो करनी है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। यस, ओके, चलो काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। बकैती करने के लिए पूरी क्लास पड़ी है। हमने क्या बोला पिछली सभा में हमने टॉपिक शुरू किया था, नहीं चलता। पिछली सभा में हमने टॉपिक शुरू किया था। जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना? कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस इंट्रोडक्शन से क्या हुआ था, हमने ये देखा, हटा दो, ये फेडेड नहीं लग रहा। ठीक, यस, वेरी गुड, एनर्जी फुल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला पिछली क्लास में यार हम लोगों ने ना आवर्त सारणी का एक बड़ा बेसिक डिस्कशन शुरू किया था, जहां हमने बात करी थी कि कैसे तत्वों का विभाजन होता है, कौन कौन से खंड में तत्वों को रखते हैं, कैसे बात करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ जी, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम ढंग से एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे आगे लेके जाएंगे। सही है, कैसे आगे लेके जाएंगे। ऑलराइट, चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना भाई लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर का एक रोड मैप बनाने वाले हैं। ठीक है, पहला लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन में निकाला था। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग एक रोड मैप बनाने वाले हैं, जहां हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भाई साहब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद में बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग आवर्त सारणी का इंट्रोडक्शन लेंगे। आज की क्लास में बेटा हम लोग आवर्त सारणी का क्या करेंगे बच्चे, इंट्रोडक्शन लेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि कैसे आवर्त सारणी हम सबकी दुनिया में आई, और अगर हमें समय मिला तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होता है हम लोग उनका IUPAC नामकरण करेंगे। जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होता है हम लोग उनका IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। राज अभिषेक तो लास्ट ईयर भी था। राज अभिषेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर भी प्रयास जेई हिंदी में था। मुझे नाम याद है, शायद ये वही बच्चा है। अगर है तो बताना बेटा चैट में, नहीं है तो हो सकता है कोई नया बच्चा आया हो। बट जहां तक मुझे याद है पिछले साल भी राज अभिषेक सिंह नाम का एक स्टूडेंट था इस बैच में। अब वही हो गया बेटा। यस, चलिए शुरू करें। ओके, तो मुझे लगता है जाजू सर का जादू देखने के लिए पूरी धतूरा गैंग बिल्कुल रेडी है। अगर बिल्कुल रेडी है तो आ जाओ भैया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ भैया, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं हम लोग। तो बच्चे, हम आपको बता दें पहले कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सुनो ध्यान से भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम लोग
सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बेटा पहला टॉपिक मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आवर्त सारणी आई कहां से। पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आवर्त सारणी आई कहां से। ठीक है, मतलब कैसे इसकी जरूरत पड़ी, कहां से ये हमारी दुनिया के अंदर आई। मैं चैट ऑफ करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, फिर मैं चैट ऑन करूंगा। पूरा बोर्ड भरने के बाद हम बातचीत करेंगे बेटा कैसे हमें इसकी जरूरत पड़ी, कहां से ये हमारी दुनिया में आई, कौन इसको हमारी दुनिया में लेके आया, कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमारी दुनिया में आई, या इससे रिलेटेड जो भी सवाल आने का स्कोप है वो सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, जब हम इस टॉपिक से निकल लेंगे जो हम आज करने वाले हैं, इसके बाद में बेटा जी हम करेंगे आवर्त सारणी का वर्गीकरण। हम करेंगे आवर्त सारणी का वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण? 4 खंडों में वर्गीकरण होगा। हम आवर्त सारणी का 4 खंडों में वर्गीकरण करेंगे, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड, है ना। हम हर खंड का विन्यास समझेंगे, हम ये देखेंगे कौन कौन से तत्व हैं, किस तत्व का क्या विन्यास निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, सारी बात करेंगे। जब हम इस चीज से भी गुजर लेंगे कि वर्गीकरण अच्छे से करना है, तो हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पर। और थर्ड पॉइंट हमें क्या बताएगा? थर्ड पॉइंट हमें बताएगा आवर्तीय गुणधर्मों के बारे में। थर्ड पॉइंट हमको बताएगा, मैं मोटा मोटा आपको पूरा चैप्टर बता रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं, आवर्तीय गुणधर्मों के बारे में बताएगा। क्या होते हैं बेटा आवर्तीय गुणधर्म? आप ध्यान से देखिएगा, हम 4 तरीके के गुणधर्म डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा परमाणु त्रिज्या। पहला गुणधर्म होगा परमाणु त्रिज्या। हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस क्या चीज होती है, परमाणु त्रिज्या क्या चीज होती है। जब हम परमाणु त्रिज्या डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम चलेंगे आयनन एंथैल्पी पर। जब हम परमाणु त्रिज्या डिस्कस कर लेंगे तो हम चलेंगे आयनन एंथैल्पी पर। ठीक है, जब हम आयनन एंथैल्पी डिस्कस कर लेंगे तो हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर। जब हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कवर कर लेंगे तब हम चलेंगे वैद्युत ऋणता पर। कहां चलेंगे? वैद्युत ऋणता पर। ध्यान से देखिएगा, परमाणु त्रिज्या को हम AR भी बोल सकते हैं, आयनन एंथैल्पी को हम IE भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को हम EGE भी बोल सकते हैं, और वैद्युत ऋणता को हम EN भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है इंग्लिश में। इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, इसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। सही है, तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे एक एक करके पढ़नी है, मुझे इन सब का इंट्रोडक्शन लेना है, मुझे इन सब के ऑर्डर्स पढ़ने हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। यहां परमाणु त्रिज्या के साथ साथ मैं आयनी त्रिज्या भी पढ़ूंगा। परमाणु त्रिज्या के साथ मैं आयनी त्रिज्या भी पढ़ूंगा। जब मैं ये सारा गो थ्रू कर लूंगा अच्छे से, है ना, सबके क्रम सीख लूंगा, सबके अपवाद वाले ऑर्डर सीख लूंगा, नॉर्मल वाले ऑर्डर सीख लूंगा, तो ये सब करने के बाद में हम चलेंगे एक और टॉपिक पे जिसे कहते हैं ऑक्साइड। हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड के बारे में। क्या बात करेंगे ऑक्साइड के बारे में? हम बात करेंगे अम्लीय ऑक्साइड, हम बात करेंगे क्षारीय ऑक्साइड, हम बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है उभयधर्मी ऑक्साइड का क्रम समझना, क्योंकि ये काफी आएगा पेपर में, ये काफी आएगा पेपर में। एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। ठीक है, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे, इन सब के क्रम निकालना सीखेंगे, और जब ये सारा कवर हो जाएगा तो भैया अंत में हम बोलेंगे राम राम नमस्ते, दी एंड। ठीक है, ये है मेरा पूरे चैप्टर का रोड मैप कि मैं आपको कहां कहां क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी, ये सारे टॉपिक्स हमको डिटेल में पढ़ने हैं। ये तो मैंने एक बोर्ड पे सिर्फ छोटी छोटी हेडिंग्स बताई हैं, इन सब के अंदर सब हेडिंग्स भी होंगी जो हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर गो थ्रू करेंगे।
राइट। तो आज की क्लास में बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से कि आवर्त सारणी कहां से आई, कैसे आई। तो ध्यान से बताओ जनता, क्या यहां तक कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ हो रही है क्या? कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ यहां तक? प्लीज मुझे समझाएं इस बात को। यहां तक सब कुछ ठीक है? कोई दुख दर्द तकलीफ? यस, जल्दी बता दीजिए प्लीज। कोई दुख दर्द तकलीफ, जल्दी बता दीजिए प्लीज। यस, शुरू करें आज के डिस्कशन को। सही है भाई, जनता जोश बिल्कुल आए ना, कोई एनर्जी में कमी नहीं आनी चाहिए, किसी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, समझते हुए जाएंगे, धीरे धीरे, हौले हौले, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से, प्यार प्यार से। सही है जी, चलो शुरू करें। आइए बच्चा बाटी, आइए बच्चा बाटी, ध्यान से सुनते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। पहले इसकी हिस्ट्री सुन लो, फिर मेरी हिस्ट्री सुनना, पूरा साल है अभी मेरे साथ, ठीक है? पहले इसकी हिस्ट्री तो समझ लो। चलो बढ़िया, तो अब मैं चार्ट ऑफ करने जा रहा हूं। हिस्ट्री का पार्ट बेटा बहुत ज्यादा तो नहीं आता, बट हां जो जो बातें आती हैं वो हम आपको बता दें। आपके सामने जो आवर्त सारणी आप आज की डेट में पढ़ते हो, या आज की डेट में क्वेश्चन लगाने के लिए यूज करते हो, या हर जगह केमिस्ट्री की बुक या स्टेशनरी की दुकानों पे या इंटरनेट पे देखते हो, वो ये है जिसे आप पीरियोडिक टेबल बोलते हो, या मैं अगर ढंग से आपको बताऊं तो इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत अच्छी बात है, पर बेटा क्या शुरुआत से हम ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तुम ये देखो, अभी 118 तत्व तक की बात होती है। जब मैं आज से 10 साल पहले, जब मैंने आईआईटी की तैयारी करी थी 10-12 साल पहले, उस समय पे 12 साल पहले इनफैक्ट, जब मैंने जेईई की तैयारी करी थी, उस समय मैं 113 तक पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। समय के साथ और तत्व डिस्कवर होते गए 118 तक पहुंच गए। आने वाले 5-7 सालों में और नए नए तत्व आते जाएंगे, पीरियोडिक टेबल का साइज बड़ा होता ही जा रहा है। तो तुम सोचो, इन 10-12 सालों में 7-8 तत्व नए आ गए, तो धीरे धीरे इससे पहले और आगे कितने सीक्वेंस रहे होंगे। तो बेटा जी शुरुआत की अगर मैं तुमसे बात करूं सन 1800 के आसपास की, तो उस समय केवल 5-6 तत्व हमारे आसपास हुआ करते थे। अगर हम 1800s की बात करें उस टाइम की, तो हमारे पास मुश्किल से 5-6-7 तत्व हुआ करते थे। तो लोगों ने कहा कि यार 5-6 तत्वों का क्या तो वर्गीकरण करें, सारणी तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं। तो लोगों ने कहा इसका क्या वर्गीकरण करें? तो लोगों ने कहा कि यार ऐसा करो, 5-6 तत्व ही तो हैं, इनकी क्या करो, एक एक पोथी बना दो, एक एक बुकलेट बना दो, पीडीएफ बना दो नोट्स की तरह, और क्या करो, उसके अंदर उसकी सारी जानकारी, उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, उसका गलनांक, उसका क्वथनांक, उसके बाकी पॉइंट सब भर दो। तो अगर तुम्हारे पास 5 तत्व है तो तुमने 5 किताबें बना दी। तुम्हें जो भी जरूरत है उनके बारे में, उन किताबों को खोल के देख लेना। 5 के लिए सही भी लग रहा था, पर धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ने लगी। 5 से 7 हुए, 7 से 11 हुए, 11 से 13 हुए, 13 से 21 हुए। जब ये नंबर बढ़ता गया तो लोगों को समझ आया कि भाई ऐसे किताबें बनाने से तो काम नहीं चलेगा। 21 तत्वों के लिए 21 किताबें हो गई। अब मैं कहां 21 किताबों के पन्ने पलटता फिरूंगा? तो लोगों ने कहा कि चलो कोई और नए तरीके अपनाते हैं। तो उस समय पे एक नया बंदा आया, जब तत्वों की खोज चलती जा रही थी, तो एक बंदा आया सबसे पहले, जिसका नाम था डोबरनियर। जिसका क्या नाम था? डोबरनियर। उसने कोई अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो आपके काम का नहीं है। उसने ये एक्सपेरिमेंट करके बोला कि ये जितने भी तत्व आपके पास अभी तक हैं, आप इनको जैसे 21 तत्व अगर है तो 3-3 के ग्रुप में बना के 7 बना लो सिस्टम। ठीक है, 3-3 के ग्रुप बना लो, 7 ग्रुप बना लो, और उन 3-3 के ग्रुप को उसने नाम दिया त्रिक। क्योंकि 3 का ग्रुप है तो उसने नाम दिया त्रिक। त्रिक को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइड्स। त्रिक को उसने इंग्लिश में बोल दिया भैया ट्राइड्स। क्या बोला उसने? बात को ध्यान से समझना। उसने 3-3 का सिस्टम बनाया, और उन 3-3 के सिस्टम को क्या नाम दे दिया गया? ट्राइड्स। और उसने ये 3-3 के ग्रुप किस हिसाब से बनाए? उसके दिमाग में क्राइटेरिया क्या था? तो उसके दिमाग में क्राइटेरिया ये था दोस्त, कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जो बीच वाला तत्व होगा, उसका परमाणु भार उसके ऊपर और नीचे वाले तत्व का, या पहले और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होगा। उसने ये बोला कि जो बीच वाला तत्व होगा, जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा, एम मतलब एटॉमिक मास, ये क्या हो जाएगा?
पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत। सही है, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत हो जाएगा। यह है सोडियम के लिए डेटा। सही है। इसी तरह फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एक ट्रिक बनी कि स्ट्रोंशियम का जो मास है वो लगभग कैल्शियम और बेरियम के मास का एवरेज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्लोरीन आयोडीन का जो मास है वो ब्रोमीन के मास का, मतलब उनका जो एवरेज है वो ब्रोमीन का मास हो जाएगा। सही है। इन दोनों का जो एवरेज है वो स्ट्रोंशियम का मास हो जाएगा। क्लोरीन आयोडीन के जो मास का सम है उसका जो एवरेज है वो ब्रोमीन का मास हो जाएगा। और यहां लिथियम पोटेशियम के मास का जो एवरेज है वो सोडियम का मास हो जाएगा। ठीक है। मतलब कुछ नहीं, डोबरनियर ने अपने मन से एक चीज बनाई थी ये, पर ये ज्यादा दूर तक चल नहीं पाई, ज्यादा दूर तक चल नहीं पाई आगे जाके, क्योंकि उसने एक तो अक्रिय गैसें नहीं ली थी और भी बहुत सारी बातें नहीं करी थी, तो ये ज्यादा दूर नहीं चल पाया मामला। 3-4 इसने ऐसे सिस्टम बना पाया, 5-6 सिस्टम बना पाया, ज्यादा से ज्यादा फेल हो गया। ठीक है, ओके। तो डोबरनियर भाई साहब आए, 3 का सिस्टम बनाए। रूल ये था कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होगा, पर यह चीज भी ज्यादा टाइम तक काम आ नहीं पाई और फेल हो गए। डोबरनियर के बाद में अगले भैया आए न्यूलैंड भैया। डोबरनियर के बाद में अगले भैया कौन आए? न्यूलैंड भैया। न्यूलैंड ने नियम दिया अष्टक का। ठीक है, ये सिर्फ सुनना है और आगे बढ़ना है। एज सच खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एज सच बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ एक बार कहानी की तरह। 15 मिनट में निपटा देंगे इनको। सुनना, न्यूलैंड भैया आए, उन्होंने एक नियम दिया अष्टक का। अब अष्टक क्या था? अष्टक का मतलब होता है ऑक्टेव, मतलब 8। तो भाई न्यूलैंड जो था ना वो संगीत प्रेमी था। न्यूलैंड जो था वो क्या था? संगीत प्रेमी था। उसको सा रे ग म प ध नी सा इतना ज्यादा गुनगुनाता था पूरे दिन, तो उसको लगा दुनिया में हर चीज संगीत पे चलती है। तो उसने बोला काहे हो परेशान, जब संगीत है तुम्हारा समाधान। तो उसने बोला कि जितने भी तत्व अभी तक नोन हैं उन सब के अंदर मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया है कि जैसे संगीत में पहला सुर और 8वां सुर बिल्कुल सेम है। आप सा से शुरू करोगे और सा पे खत्म होगे। सा रे ग म प ध नी सा, सा से शुरू हुए सा पे खत्म हुए। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी जो पहला तत्व होगा और जो 8वां तत्व होगा उसके गुणधर्म सेम होंगे। ऐसे ही फिर सोडियम के बाद जो 8वां तत्व होगा उसका गुणधर्म सेम होगा। तो बेसिकली न्यूलैंड का ये कहना था कि हर 8वां तत्व अपने गुणधर्म सेम रखता है, अपनी प्रॉपर्टी दोहराता है। जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम से दोहराता है, मैग्नीशियम कैल्शियम से दोहराता है, बोरॉन एल्यूमिनियम से दोहराता है, कार्बन सिलिकॉन से दोहराता है। हर 8वां तत्व अपनी प्रॉपर्टी क्या रखता है? सेम। लोगों को फिर भी थोड़ा तुक लगने लगा, ऑल्दो ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी है कि कहां उसने म्यूजिक से लिंक कर दी ये बात, परंतु लोगों को इसमें भी तुक लगने लगा, क्योंकि एक्चुअली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जब इनके गुणधर्म चेक करे गए एक जैसे आए तो उन्हें साथ रखना ठीक लगा। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम साथ रखना ठीक लगा। पर बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आया, यहां तक तो साथ रखना ठीक लगा। परमाणु क्रमांक अगर आप देखते जाओगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से चल रहा है। पोटेशियम के बाद कैल्शियम आया, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 21। ऑल्सो एक और चीज, ये जो नोबल गैसेस थी इनके बारे में कोई भी बात अभी तक नहीं कर रहा था। आप देखो 9 के बाद फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है। उसने फ्लोरीन के बाद सीधा सोडियम की बात करी है, नियॉन की कोई बात नहीं करी। सही है। ऐसे ही आर्गन की कोई बात नहीं करी, सीधा पोटेशियम की बात करी है क्लोरीन के बाद। तो अक्रिय गैसों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। आपने ये देखा कि हर 8वां तत्व अपना गुणधर्म रिपीट करता है, एक जैसी प्रॉपर्टी रखता है। ये यहां भी चल गया, ये यहां भी चल गया। पर भाई यहां बोरॉन से एल्यूमिनियम तक आने तक ये चल रहा था, पर एल्यूमिनियम से स्कैंडियम जब हम आए तो ये बात नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि बेटा ये जो स्कैंडियम था, ये आप लोगों को समझ आएगा अभी थोड़ी देर में। स्कैंडियम जो है ये एक डी ब्लॉक का तत्व है और ये जो बोरॉन एल्यूमिनियम है ये पी ब्लॉक के तत्व है। जो स्कैंडियम है वो डी ब्लॉक का तत्व है और जो बोरॉन एल्यूमिनियम है ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि इनके खंड ही अलग हैं।
तो इनके गुणधर्म भी अलग होने वाले हैं, तो इनके गुणधर्म आपस में मैच ही नहीं करे। ठीक है, इस वजह से स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आया, टाइटेनियम इनसे नहीं मैच करा, वैनेडियम इनसे नहीं मैच करा, तो इस तरीके से कैल्शियम तक तो न्यूलैंड का अष्टक वाला नियम बढ़िया चला, पर कैल्शियम के आगे आते ही न्यूलैंड का संगीत वाला नियम भी फेल हो गया, क्योंकि एलिमेंट्स अरेंज इस तरीके से हो ही नहीं पा रहे थे। तो न्यूलैंड की कमी क्या थी? एक तो उसने इनर्ट गैसेस के बारे में कोई बात नहीं करी, दूसरी बात यह कि उसने बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी डी ब्लॉक को साथ रख के कैसे गुणधर्म को मैच करेगा। तो न्यूलैंड फेल और डोबरनियर भी फेल। अब 8 का नियम फेल हो गया, 3 का नियम फेल हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ किया, परंतु इसके बाद में एक बंदा आया जिसका काम थोड़ा ठीक लगा लोगों को, और उसका नाम था मेंडलीव। एक बंदा आया इन दोनों के बाद जिसका काम दुनिया ने थोड़ा सराहा, जिसका नाम था मेंडलीव। भाई देखना मेरी बात, मेंडलीव का योगदान आवर्त सारणी वाले चैप्टर में कुछ वैसा है जैसा परमाणु की संरचना वाले चैप्टर में बोहर का है। आप परमाणु की संरचना वाले चैप्टर में बोहर का मॉडल पढ़ते हो, बड़े मजे से पढ़ते हो, लेक्चर लगा के पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हो, वो लाइमन, बामर, फास्टन सब पढ़ते हो, परंतु तुम्हें अंत में पता क्या चलता है कि भाई ये तो गलत है, ये तो फ्रॉड है, ये तो असली में ऐसा होता ही नहीं है। राइट? फिर असली में कौन आता है? श्रोडिंगर समीकरण आता है और उससे क्वांटम संख्याएं बनती हैं, वो नया मॉडल होता है। ठीक उसी तरीके से मेंडलीव का यहां योगदान है। वहां बोहर की इतनी इज्जत इसलिए थी क्योंकि बोहर एक पहला बंदा था जिसने परमाणु की संरचना पे कुछ अच्छा कमेंट किया था। जो जे थॉमसन आया था पता नहीं क्या बता के चला गया, फिर आए आपके पास में रदरफोर्ड जी, उन्होंने भी कुछ बताया जिसमें गलतियां आ गई। तो बोहर का मॉडल वहां कुछ ऐसा था जो काफी करेक्ट लग रहा था लोगों को, उसमें भी गलतियां थी बट एक लंबे समय तक लोगों को वो सही लगा था। ठीक उसी प्रकार यहां पे न्यूलैंड और डोबरनियर तो आते ही फ्लॉप हो गए कुछ टाइम में, पर मेंडलीव की बातें लोगों को अच्छी लगी, लोगों को सही लगी। कारण मेंडलीव वो पहला बंदा था जिसने ये कहा था कि तत्वों को ये 3 या 8 के ग्रुप में मत बांटो, तत्वों को एक सारणी में अरेंज करो। मेंडलीव का नंबर आते आते तत्वों की संख्या भी बढ़ गई थी, तुम देखो कितने सारे तत्व आ चुके थे दुनिया में। ठीक है, और मेंडलीव ने यह कहा कि तत्वों को एक सारणी में लगाओ। तो पहली बार आवर्त सारणी शब्द मेंडलीव ने यूज किया था। इससे पहले तो हम ग्रुप्स में लगा रहे थे, कोई आवर्त सारणी नहीं बोल रहा था, उसको सारणी में लगाना चाहिए, यह आइडिया मेंडलीव का था। ऑल्दो ठीक है, मेंडलीव ने भी बहुत सारी गलतियां करी, पर मेंडलीव ने सबसे पहले बोला कि तत्वों को वर्ग और समूह में लगाओ, वर्ग और आवर्त में लगाओ, तत्वों को कुछ तरीके से अरेंज करो। और उसने जो अरेंज करने का पैमाना लिया वो उसने लिया परमाणु भार। मेंडलीव ने तत्वों को लगाने का जो पैमाना लिया वो क्या लिया? परमाणु भार। मेंडलीव भाई ने यह बोला कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म जो हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन है। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा उन सबके गुणधर्म भी चेंज होते जाएंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनना, मेंडलीव भैया जो थे हमारे, मेंडलीव भैया जो थे, इन्होंने एक आवर्तीय नियम दिया। इन्होंने ये बोला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्तीय फलन है। उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन है। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन है। आवर्तीय फलन है मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इनके गुणधर्म बढ़ते हैं। ठीक है, चेंज होते जाते हैं। आप एक बात बताइए, अगर परमाणु भार पे डिपेंडेंट कोई चीज है तो आपको एक चीज का नाम याद दिलाऊं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा होगा, आपको एक चीज का नाम याद दिलाता हूं, आइसोटोप्स।
आपको एक चीज का नाम याद दिलाता हूं, आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक। प्लीज ध्यान से देखिएगा, आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक नहीं समस्थानिक। प्लीज मैं चैट ऑन करूंगा बेटा इसके बाद में, मुझे पता है तुम सबके हाथों में खुजलियां हो रही होगी, तुम सबको लग रहा होगा ये मास्टर हमसे बात तो कर नहीं रहा, सिर्फ पढ़ाई जा रहा है। बट बेटा थोड़ी सी काम की बातें एक बार सुन लो, एक बार में हटाते हैं हिस्ट्री को, फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बस हाँ, ये डिस्कस भी करना जरूरी है, क्योंकि बाय चांस कोई सवाल फंस जाए तो तुम ये कहोगे मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं, और ज्यादा सवाल आने के चांसेस बट है नहीं, बट कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो समस्थानिकों की बातें अगर हम करें तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, परंतु परमाणु भार क्या होता है? अलग। ये देखो, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटीरियम, इसे कहते हैं ट्राइशियम। और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख लो। अगला एग्जाम्पल हमने बोला कार्बन, हमने बोला 12, 13, 14, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। आप ऑक्सीजन की भी बात कर सकते हो, 16, 18, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। तो बेटा जी ये हर समस्थानिक है जिसका परमाणु भार अलग अलग है। तो इसका मतलब क्योंकि आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई है, तो हर समस्थानिक की अलग जगह होगी, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा गुणधर्म भी तो चेंज होगा, तो हर समस्थानिक को अलग जगह मिली होगी। परंतु मेंडलीव की यही गलती थी कि मेंडलीव ने समस्थानिकों को अलग से जगह नहीं दी। मेंडलीव बाबा ने बोल दिया कि ये देखो भाई, ये रहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहां बस ऐसे ही बैठा है। हमने कहा कि ऑक्सीजन के तो समस्थानिक भी होते हैं, तो सारे समस्थानिकों की जगह अलग अलग दो ना। उसने बोला भाई मुझे नहीं पता। ठीक है, हमने बोला कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, तो कार्बन को भी अलग जगह दे दो। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। ऐसे ही हाइड्रोजन को अलग जगह दे दो, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो एक तो ये गलती हो गई कि उन्होंने खुद जो कही बात वो उसी पे बने नहीं रह पाए। उन्होंने खुद ही तो कहा था, हमने तो उन्हें नहीं बोला। उन्होंने अपनी मर्जी से बताया कि भाई पूरी आवर्त सारणी जो है वो किस चीज पे आधारित होती है? पूरी आवर्त सारणी जो है वो दोस्त परमाणु भार पे आधारित होती है, और खुद ही परमाणु भार वाली बात फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, ये तो उनकी पहली गलती। दूसरी गलती उनकी सुनना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने थोड़ी ज्योतिषगिरी झाड़ी। उन्होंने क्या ज्योतिषगिरी झाड़ी? उन्होंने बोला कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है, चल रही है, ठीक है, पर वो आगे आएंगे जरूर। उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया भाई, अपनी मर्जी से टिका दिया। उन्होंने कहा कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी अभी तक खोज चल रही है, वो अभी तक आए नहीं है। जैसे कि हम बोले बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह है, ठीक है। ऐसे कार्बन के नीचे सिलिकॉन था, सिलिकॉन के नीचे खाली जगह है। अब आज की डेट में अगर आप मुझसे बात करो, आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज तो हम बहुत आगे आ गए। हमें अच्छे से पता है कि बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम होता है, और गैलियम के नीचे और भी बहुत सारे तत्व हैं। इसी तरीके से कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम होता है, और फिर और भी नीचे बहुत सारे तत्व आ गए। ये बातें हमको पता है, परंतु जब मेंडलीव का टाइम चल रहा था उस टाइम पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे क्या आएगा ये पता नहीं चला था। तो मेंडलीव ने अपने मन से कह दिया कि भैया यहां कोई तत्व आएगा, यहां कोई तत्व आएगा जिसका गुणधर्म एल्यूमिनियम जैसा होगा और यहां वाले का सिलिकॉन जैसा होगा। इसका नाम वाम तो नहीं पता, तो इसका नाम उसने अपनी मर्जी से रख दिया एका एल्यूमिनियम, और ऐसे ही यहां वाले का नाम उसने अपनी मर्जी से रख दिया एका सिलिकॉन। ठीक है, एका एल्यूमिनियम का मतलब होता है गैलियम, और एका सिलिकॉन का मतलब होता है जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है? गैलियम। एका सिलिकॉन का मतलब होता है जर्मेनियम। ये जब तक आए नहीं थे, पर मेंडलीव ने अपनी तरफ से भविष्यवाणी कर दी थी। तो अब ये नाम एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये क्या नाम हुए? ये भी उसने अपनी मर्जी से बता दिए। तो क्योंकि भाई मेंडलीव वाले प्रोग्राम जो था वो एक रॉन्ग नंबर लग रहा था, इसमें काफी झोल नजर आ रहे थे। एक तो ये समस्थानिकों वाली बात हो गई, फिर ये भविष्यवाणी वाली बात हो गई। क्योंकि ये बातें किसी को समझ नहीं आई, तो हमने बोला मेंडलीव जी नमस्ते, हमें माफ कर दें आप सारे, हमें छुट्टी दे दें, हम आपसे छुट्टी चाहते हैं, हम आपको ज्यादा आगे कंटिन्यू करके नहीं ले जा पाएंगे। और इसी तरीके से मेंडलीव को भी हमने क्या कर दिया भैया? रिजेक्ट। इसी तरीके से मेंडलीव को भी भैया हमने क्या कर दिया लाला?
रिजेक्ट कर दिया। देख पा रहे हो क्या ध्यान से? कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। यस, देख पा रहे हो क्या ध्यान से? कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। हम भी जल पी लेते हैं, आप भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। यहां तक की जो हिस्ट्री थी, जो कहानी थी, ये पल्ले पड़ी क्या भाई? यस, हाँ जी। बेटा आवर्ती फलन का मतलब होता है दिलशान खान, आवर्ती फलन का मतलब होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन। मतलब जैसे हम बोलेंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका परमाणु में एक एक कोश ऐड होता जाएगा अगर वो वर्ग में है, अगर वो आवर्त में है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाना या एक एक कोश का बढ़ता जाना, ये आवर्तीय फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है कि जैसे जैसे एक के नीचे एक के नीचे एक आप आते जाओगे, कोश बढ़ता जाएगा, तो ये आवर्ती फलन हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। समस्थानिक क्यों होते हैं बेटा? ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, समस्थानिक होते हैं। अब आप कह दो अल्फा रेज क्यों होती है, बीटा रेज क्यों होती है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है ना। सही है, चलो ओके जी, आगे चले। चलिए आगे बात करते हैं। सुनना ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, हम अपनी स्पीड भी पकड़ लेंगे, बट शुरुआत में माहौल बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, शुरुआत में अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूं तो बच्चे सोचते हैं कि अरे यार इतना ज्यादा पढ़ा दिया, स्पीड बहुत तेज है, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा। तो चिंता मत करो, पढ़ाना कैसे है ये मुझ पे छोड़ दो, पढ़ना कैसे है ये तुम ध्यान रख लो। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा राज अभिषेक जी, यस हम बोल रहे थे, हमको याद है बच्चा। ओके जी, ठीक है, चलिए ओके राज अभिषेक और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेकंड ड्रॉप लिया है, बेटा बहुत क्रूशियल साल है। इनफैक्ट मैं तो सभी के लिए बोलूंगा जो ड्रॉपर है, क्रूशियल साल है भाई लोग। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, इसके बाद जिंदगी मौका दोबारा नहीं देगी। जिस तरीके के माहौल से हम सब लोग आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत जरूरी है हमारे लिए अपने दम पे कुछ करना। क्योंकि यार ऐसे कोई बहुत ज्यादा खेत खलियान जमीन जायदाद हमारे पास होती नहीं है कि हम ना भी पढ़े तो भी हमें बना बनाया बिजनेस मिल जाएगा जिसको हम चला लेंगे। राइट, कुछ तो अपने दम पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज सिंसियरली पढ़ें, ढंग से पढ़ें, चीजों को समझें और आगे बढ़ें। ओके जी, चलो आईओसी के लेक्चर का ये टाइम नहीं रहेगा, कल से पुनीत सर वाले टाइम पे अपना लेक्चर हुआ करेगा क्योंकि उनका पोर्शन हो गया है। क्लियर है? चलो सुने ध्यान से बात को। अच्छा ठीक है बेटा, बड़ा बड़ा लिख देंगे सरोज जी, आप चिंता मत करिए। ओके, आइए भाई स्टार्ट करते हैं, आइए भाई स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से, हमने बोला कि मेंडलीव जी को हमने लाइन से हटा दिया, मेंडलीव जी को पढ़ा, मेंडलीव जी में कमियां देखी और मेंडलीव जी को लाइन से हटा दिया। अगर मेंडलीव को मैंने लाइन से हटा दिया तो अब क्या हुआ? तो भाई अब हम हैरान परेशान हो रहे हैं। अब हम हैरान परेशान हो रहे हैं क्या? हम ये सोच के कि भाई मेंडलीव भी रास्ते से हट गया, तो अब ऐसा क्या होगा, कैसे तत्वों का वर्गीकरण होगा, कैसे कोई आवर्त सारणी या कोई भी वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। लोग परेशान थे मेंडलीव के बाद में, क्योंकि लोगों को मेंडलीव से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि उन्हें लगा मेंडलीव शायद कुछ बढ़िया करके बताएगा, बट मेंडलीव के काम में भी त्रुटियां निकल गई। तो मेंडलीव के काम के बाद में एक बंदा आया और उसने सबको कह दिया भाई सुन, मौज ले, मौज ले मतलब टेंशन फ्री हो जा, मैंने सारा काम कर दिया। और जिस बंदे ने बोला मौज ले, उसका नाम था भैया मोजले। ठीक है, तो जिस बंदे ने बोला मौज ले, उसका नाम था मोजले। अगर हम बोले मोजले, तो मोजले भाई साहब ने आके अपने हिसाब से एक न्यू मॉडर्न आवर्त सारणी दी। मोजले जी ने आके बोला कि मैंने कुछ ऐसी रिसर्च करी है जिससे मैं एक फाइनल मॉडर्न आवर्त सारणी देना चाहता हूं। कैसे आधारित थी? उसने भाई एक्सरेज पे स्टडी करी, उसने ना एक्सरे की विकिरणों पे स्टडी करी। जब उसने एक्सरे की विकिरणों पे स्टडी करी तो वो स्टडी क्या थी हमारे काम की नहीं है, बट उसने ना क्या किया, बहुत सारे गुणधर्म लिए, बहुत सारे गुणधर्म लिए और उनको प्लॉट किया एक्सरे की विकिरणों के साथ। ठीक है, एक्सरे की विकिरणों के साथ में, एक्सरे की आवृत्ति के साथ में उसने एक्सरे की विकिरणों की अलग अलग आवृत्ति ली और उसको प्लॉट किया बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ। तो उसमें से एक ग्राफ था जो उसको बहुत सही लगा।
एक ग्राफ था जो उसको बहुत सही लगा और वो ग्राफ था दिखने में कुछ ऐसा। एक ग्राफ था जो उसको बहुत सही लगा और वो ग्राफ था दिखने में कुछ ऐसा। हमने y एक्सिस पे लिया रूट न्यू और हमने x एक्सिस पे लिया z। हमने y एक्सिस पे लिया रूट न्यू और x एक्सिस पे लिया z। क्या मतलब है इन चीजों का, ध्यान से देखिएगा। हमने y एक्सिस पे जो रूट न्यू लिया है, हमने बोला ये है आवृत्ति का वर्गमूल, एक्सरे की विकिरणों के आवृत्ति का वर्गमूल, और z हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। जब उसने इन दो चीजों में ग्राफ बना के देखा ना, उसने z के साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करी, परमाणु आयतन के साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करी, भार के साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करी, परमाणु भार के साथ, और भी बहुत सारी चीजों के साथ ग्राफ बनाए, पर जो उसका बेस्ट रिजल्ट आया वो इन दोनों चीज के बीच में आया। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको ध्यान से सुने। तो उसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा निकल करके आया, उसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा निकल करके आया, और ये जो सरल रेखा उसकी निकल करके आई, यहां देखना उसका अंतःखंड आया ऋणात्मक, अंतःखंड आया ऋणात्मक, और जो ढाल आई वो आई धनात्मक। उसने ग्राफ की इक्वेशन लिखी, उसने बोला ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है कि अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ऐसी कोई इक्वेशन आई। ध्यान से देखिएगा, जब उसने कोई ऐसा ग्राफ बना के दिया। अच्छा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये इक्वेशन आई कुछ ऐसी, ठीक है, रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। तो आपको दिखाई दिया कि रूट न्यू ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी ढाल है, और ये आपका ऋणात्मक अंतःखंड है। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे रूट न्यू है, एक्स एक्सिस पे जेड है, ये आपकी ढाल है, और वो आपका अंतःखंड है। अगर इस तरीके का ग्राफ आपके पास में है सरल रेखा का, तो सरल रेखा का ये ग्राफ किसी तरीके से उसने अपनी स्टडी करी जो हमारे कोर्स में नहीं है, उसको इस ग्राफ से ये एहसास हुआ कि ज्यादा बेहतर गुणधर्म परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार है। जो अभी तक मेंडलीव ने, डोबरनियर ने, न्यूलैंड्स ने, हर कोई जो है वो परमाणु भार के हिसाब से तत्वों का वर्गीकरण कर रहा था, पर मोजले को ये एहसास हुआ इस ग्राफ के थ्रू। ऐसा उसे इस ग्राफ में क्या दिखा वो आपके कोर्स में नहीं है, अगर आप केमिस्ट्री में आगे कॉलेज में पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा, बट अभी के लिए सिर्फ ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको ये एहसास हुआ कि भाई तत्वों का रासायनिक या भौतिक गुणधर्म परमाणु भार का आवर्तीय फलन नहीं है, रैदर परमाणु क्रमांक का आवर्तीय फलन है। परमाणु क्रमांक को बढ़ाने या घटाने से प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, परमाणु भार से वो चेंज बताया नहीं जा सकता। और जब उसने ये चीज ढंग से बताई, उसने ये डिसाइड किया कि Z जो कि परमाणु क्रमांक होता है, Z जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, एक बेहतर Z जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं एक बेहतर गुणधर्म है, एक बेहतर गुणधर्म है तत्वों के वर्गीकरण के लिए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक बेहतर गुणधर्म है। तो हमने इस चीज से सहमति दिखाई और फाइनली इसने एक नया आवर्तीय नियम दिया। मोजले भाई ने इस ग्राफ के हिसाब से एक नया आवर्तीय नियम दिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या था ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या था ये आधुनिक आवर्तीय नियम? इस नियम के अनुसार हम ये कहते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। हमने पहले परमाणु भार पे पढ़ा था, पर मोजले भैया के आने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये चीज परमाणु क्रमांक पे डिपेंडेंट है। ये देखो, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्लीज ध्यान से देखिएगा ये चीज। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से बताएं, यहां तक की बातें समझ में आई क्या? मोजले वाली चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझनी, उससे पहले वाला तो ठीक है, आपने सुन लिया ध्यान से, कोई नहीं। अब इससे एक फायदा भी हुआ, मोजले वाली बात से एक फायदा भी हुआ, क्योंकि समस्थानिकों में भी परमाणु क्रमांक तो सेम ही रहता है। समस्थानिकों में भी परमाणु क्रमांक तो सेम ही रहता है, तो अब वो परमाणु क्रमांक को अरेंज करेंगे तो समस्थानिक वाली दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास समस्थानिकों की दिक्कत भी नहीं आएगी। जब समस्थानिकों की दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरी बात, इसने ना एका सिलिकन, एका एल्यूमिनियम, इस तरीके के कोई भी नाम नहीं दिए। इसने बोला कुछ मत करो, परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्वों को लगाते रहो, जैसे जैसे नए परमाणु आएंगे उन्हें परमाणु क्रमांक के हिसाब से और अरेंज करते रहेंगे। पहले से कोई तुक्का मारने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए जब मैं पढ़ता था, मैं 113 तक के तत्व पढ़ता था, तो 113 तक अरेंज हुए हुए थे। ठीक है, ओके। और जैसे जैसे तत्व और बढ़ते जा रहे हैं, 114, 115, 116, 117, तो 118 तक अरेंज होते जा रहे हैं। अब और नए तत्व आएंगे तो वो और बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ लगते चले जाएंगे। तो मोजले ने बड़ा आसान सा काम कर दिया। उसने कहा ना तो कुछ पहले से भविष्यवाणी की जरूरत, ना कोई पहले से समस्थानिकों के हिसाब से परमाणु भार वाला कंफ्यूजन। जैसे जैसे तत्व आते जाएं उन्हें परमाणु क्रमांक के हिसाब से लगाते जाएं और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? दिलशान खान, एक्सरे क्यों लिखा है? क्योंकि मोजले भैया जो थे वो एक्सरे पे रिसर्च कर रहे थे, और एक्सरे पे रिसर्च करते हुए, विकिरणों की रिसर्च करते हुए उन्हें ऐसा पता चला कि अलग अलग तत्वों की विकिरणों पे परमाणु क्रमांक से ज्यादा फायदा होता है। बेटा, आवर्त सारणी का तो फायदा ही फायदा है। आवर्त सारणी ना हो तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद है। तुम्हें तत्व पता ही नहीं चलेंगे तो यौगिक ही नहीं बनेंगे, यौगिक ही नहीं बनेंगे तो काम ही नहीं होगा। राइट? तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एटॉमिक नंबर कहां से आए? माया पुनिया, बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ के आए हो यार। हर तत्व के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही तो परमाणु क्रमांक होता है। तो ये बात तो आपको पता होगी। राइट? बहुत सही गणपत बेटा, देख सकते हो जिस भी टीचर के जो वीडियोस अवेलेबल है आप सब देख सकते हो, जिससे जो समझ आए, जो करना है करो। हमको तो आपसे सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, हमें आपसे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़े, मेहनत करें, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, चलो सरोज चौधरी सब याद करवा देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, आगे चले, आगे चले, चलिए। अगर यहां तक की बात समझ में आती है, अगर यहां तक की बात समझ में आती है, तो मोजले बाबा ने जो भी किया उसके हिसाब से फिर एक फाइनल आवर्त सारणी बनाई गई। उन्होंने क्या क्या बोला सुनना ध्यान से। पहले तो मोजले बाबा ने दुनिया का विश्वास जीता कि परमाणु क्रमांक वाली बात पे सब सहमत होगी नहीं। जब सारी दुनिया ने परमाणु क्रमांक वाली बात पे सहमति दिखा दी, जब सारी दुनिया ने कहा कि हाँ ठीक है, आप परमाणु क्रमांक को बनाना चाहते हो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, हम आपकी बात से सहमत है, तो उसने कहा ठीक है, अब मैं एक नई आवर्त सारणी डिजाइन कर रहा हूं, तुम मेरे साथ सुनते जाना। उसने बोला कि मैं पूरी आवर्त सारणी के अंदर दो तरीके की चीजें बनाने वाला हूं। इसने अपनी तरीके से एक नई आवर्त सारणी डिजाइन करी। इस भाई ने बोला कि मैं पूरी आवर्त सारणी के अंदर दो तरीके की चीजें बताने वाला हूं, एक होते हैं वर्ग और एक होते हैं आवर्त। ध्यान से सुनिएगा, वर्ग को बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को बोलते हैं पीरियड।
ठीक है, वर्ग को बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को बोलते हैं पीरियड। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। वर्ग को बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को बोलते हैं पीरियड। अब क्या होता है वर्ग में और क्या होता है ग्रुप में? वर्ग होती है बेटा इस तरीके से वर्टिकल रोज, ये जो है ये वर्ग है। आवर्त होती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ये इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल चलता है ये है आपके पीरियड। ये जो इस तरीके से ऊपर से नीचे चलता है ये है आपका वर्ग। तो मैं वर्ग के बारे में आपसे कैसे बात करूंगा? मैं वर्ग के बारे में आपसे बात करूंगा टॉप टू बॉटम। मैं वर्ग के बारे में आपसे बात करूंगा टॉप टू बॉटम, जबकि मैं आवर्त के बारे में आपसे कैसे बात करूंगा? लेफ्ट टू राइट। वर्ग के बारे में बात करूंगा टॉप टू बॉटम, आवर्त के बारे में मैं बात करूंगा लेफ्ट टू राइट। सही है, चलो जी इनके बारे में भी बात कर लेंगे। अगर ये भी आपको समझ में आ जाएगा तो मोजले बाबा ने बोला कि पूरी आवर्त सारणी में बाबा 18 वर्ग है। पूरी आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और पूरी आवर्त सारणी में कितने आवर्त है बताना? कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। राइट, उसने बोला 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स है। आप ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा देता हूं ये चीज। पूरी आवर्त सारणी में हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तो वर्ग हैं और आवर्त कितने हैं? 7। पहला हाइड्रोजन हीलियम वाला, दूसरा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन वाला, तीसरा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस वाला। 3 तो यही हो गए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 आपके पास में आवर्त है, 18 आपके पास में वर्ग है। सर ये नीचे अलग से क्या लिखा हुआ है? सीखते हैं बेटा, अभी चिंता मत करो। इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल को बांटा। अब उसने एक और चीज बोली जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाई थी। उसने बोला क्योंकि तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इतने सारे तत्वों को एक साथ पढ़ना भी मुश्किल है। तो उसने सभी तत्वों को 4 खंडों में विभाजित कर दिया। उसने सभी तत्वों को 4 खंड में विभाजित कर दिया। क्या थे वो 4 खंड? ध्यान से देखना। एक होता है एस खंड, एक होता है पी खंड, एक होता है डी खंड और एक होता है एफ खंड। प्लीज ध्यान से देखिएगा, एस पी डी एफ। उसने 4 खंडों में पूरी पीरियोडिक टेबल को, पूरे 18 वर्गों को विभाजित कर दिया। उसने बोला कि पहले 2 वर्ग जो हैं, वर्ग संख्या 1 और 2, ये किसका हिस्सा है? एस ब्लॉक का, एस खंड का। ठीक है, फिर आते हैं वर्ग संख्या 3 से हम, तो वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक हम बोलते हैं डी खंड। वर्ग संख्या 13 से लेके 18 तक ये होते हैं पी खंड। और हां, ये जो एफ खंड है ये थोड़ा स्पेशल है। इसे मैं आपको बताऊं ढंग से, होता तो ये वर्ग 3 का ही है, पर हां इसके लिए कहानी थोड़ी अलग है। क्या कहानी है उसको सीखेंगे, इसलिए मैंने इस पे बना रखा है स्टार। बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पूरी आवर्त सारणी के इतने सारे तत्व हैं, ये जो 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, इन 18 वर्गों को मैंने 4 खंडों में बांटा हुआ है, एस पी डी एफ। क्लियर है? एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। सही है भाई, बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छी बात है। अगर वर्ग 1 और 2 आपका एस है, वर्ग 13 से 18 आपका पी है, वर्ग 3 से 12 आपका डी है और वर्ग नंबर 3 में ही आपका एफ है, तो भाई इन तत्वों की पहचान क्या है? इन्हें एस पी डी एफ कैसे कहा गया? यही क्यों कहा गया? तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आपने परमाणु की संरचना चैप्टर में एक नियम पढ़ा होगा जिसे आफबाउ का नियम कहते हैं। मैंने भी पिछली क्लास में आपको आफबाउ का नियम सिखाया था
और मैंने ये बोला था कि जिस तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिस उपकोष में जाएगा वो उसी खंड का कहलाएगा, है ना। इस लाइन को हम लिख देते हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि एसपीडीएफ में विभाजन कैसे हुआ, तो उसके लिए मैं लिखवा रहा हूं, जिस तत्व का, या ऐसे लिख दे, किसी भी तत्व का किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा वह तत्व उसी खंड का कहलाएगा। वह तत्व उसी खंड का कहलाएगा। क्लियर है? जिस भी उपकोष में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वह तत्व उसी खंड का कहलाएगा। अगर एस उपकोष में गया तो एस खंड, अगर पी उपकोष में गया तो पी खंड, अगर डी उपकोष में गया तो डी खंड, और एफ उपकोष में गया तो एफ खंड। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, आपको यह बात पता है ना, क्वांटम संख्या आप पढ़ चुके हैं, तो हमें यह पता है कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आपको यह बात पता है, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, कि एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं मिनिमम पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, अधिकतम पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं पी उपकोष की, तो पी उपकोष के लिए आप क्या कह सकते हो? क्या मुझे आप ये बोल सकते हो कि सर मिनिमम पे 1 डाल दो, अधिकतम पे 6 डाल दो। अगर मैं आपसे बात करूं डी उपकोष की, तो आप मुझे ये कह सकते हो कि मिनिमम पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, अधिकतम पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करोगे एफ उपकोष की, तो हम कहेंगे कि मिनिमम पे 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम पे 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। ध्यान से देखिए, एस उपकोष में ये सीन है, पी उपकोष में 1 से 6 तक भरे जा सकते हैं, डी में 1 से 10 तक भरे जा सकते हैं, एफ में 1 से 14 तक भरे जा सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर ऐसी स्थिति है, तो एस उपकोष के लिए हम क्या क्या बोलते हैं? NS1 या NS2। एस उपकोष के लिए क्या क्या विन्यास हो सकता है? भाई एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दो या 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। NS1 या NS2, n होती है कोष की संख्या, n होती है कोष की संख्या, राइट। हम यहां बोल दें n होती है कोष की संख्या, तो NS1 वाले तत्व होते हैं वर्ग नंबर 1 के, NS2 वाले तत्व होते हैं वर्ग नंबर 2 के। ठीक है, वर्ग नंबर 1 के और वर्ग नंबर 2 के। वर्ग नंबर 1 में एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, वर्ग नंबर 2 में एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम अगर बात करें पी उपकोष की, अगर हम बात करें पी उपकोष की, तो पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। अगर 1 से 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, प्लीज देखिए ध्यान से। हमने बोला पी उपकोष का सीन कुछ ऐसा है, ये लाइन आगे आगे बढ़ती जाएगी। पी उपकोष का सीन ऐसा है कि NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NS2NP6, ये स्थिति हो सकती है ना। n आपकी कोष संख्या है, ये मैंने पी उपकोष का वर्गीकरण किया, तो NP पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन तक। तो हमने बोला कि NS2NP1 वाला जो है ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा पहला पी ब्लॉक का विन्यास, और पी ब्लॉक शुरू होता है वर्ग नंबर 13 से, तो ये कहलाएगा वर्ग नंबर 13 का। अभी मैं सारे वर्गों के बारे में बात करूंगा। ये कहलाएगा वर्ग नंबर 14,
ये कहलाएगा वर्ग नंबर 15, ये कहलाएगा वर्ग नंबर 16, ये कहलाएगा वर्ग नंबर 17 और ये कहलाएगा वर्ग नंबर 18। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे पास हो गए पी ब्लॉक के 6 वर्ग। सही है, ये हो गए एस ब्लॉक के 2 वर्ग, ये हो गए पी ब्लॉक के 6 वर्ग। अब बेटा जी अगर मैं डी ब्लॉक की आपसे बात करना चाहूं, अगर मैं डी ब्लॉक की आपसे बात करना चाहूं तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। डी ब्लॉक के अंदर ऐसे अलग अलग वर्ग हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास पढ़ लो। डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास होता है कुछ है, डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास होता है ये n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2। ये डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास है, क्योंकि डी वाले के केस में हम बोलते हैं, आपको ऑफबाउ का नियम याद होगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, पहले 4s भरा जाता है, 4s के बाद 3d भरा जाता है। पहले 4s भरा जाता है, 4s के बाद 3d भरा जाता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो भी कोश चल रहा होता है उससे पहले वाले कोश में भरा जाता है, क्योंकि 4s चलेगा तो 3d 4 से पहले वाला 3 होगा, राइट। 4s चलेगा तो 3d उससे पहले वाला होगा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से संयोजी कोश में नहीं भरता, संयोजी कोश से जस्ट पहले वाले कोश के डी उपकोश में भरा जाता है। अगर n-1 डी 1 से 10 है तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि वर्ग नंबर 3 से लेके वर्ग नंबर 3 से लेके वर्ग नंबर 12, वर्ग नंबर 3 से लेके वर्ग नंबर 12 ये हमारे पास में होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, वर्ग नंबर 3 से लेके वर्ग नंबर 12। ठीक है, इनके बारे में हम ज्यादा बात ऐसे नहीं करते, जैसे यहां हमने एक एक विन्यास करके पढ़ा है। इनके बारे में हम कब बात करेंगे, कैसे करेंगे, सब सिखाऊंगा। अभी के लिए बस ये देखो और ये सामान्य विन्यास देखो, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। जब डी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो ये भी देख लेंगे। अगर मैं आपसे एफ उपकोश की बात करूं, अगर मैं एफ खंड के तत्वों की बात करूं तो एफ खंड के तत्वों का सामान्य विन्यास होता है कुछ इस तरह। एफ खंड के तत्वों का सामान्य विन्यास होता है कुछ इस तरह, ध्यान से देखिएगा। n-2f 1 से 14 n-1 डी 0 से 1 ns2। आप देखिए जब 6s चलता है तो 5d होता है और 5d से आगे 4f होता है। यह चीज मैंने आपको सिखाई थी जब मैंने ऑफबाउ का नियम लिखा था कि 4f की एनर्जी सबसे आगे थी, फिर उसके पीछे 5d था और उसके पीछे 6s था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आखिरी 4f में जब भरा जाएगा तो छठा कोश चल रहा होगा, पर उसके अंदर से अंदर वाले कोश में f का इलेक्ट्रॉन डलता है। तो ये हमारा f उपकोश हो गया। इसके अंदर मुझे आपको वर्ग नहीं बताना, इसके अंदर मुझे आपको दो बातें बतानी है। इसके अंदर मुझे आपको दो बातें बतानी है कि यहां पे दो चीजें होती हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे दो चीजें होती हैं, सुनिएगा ध्यान से। एफ उपकोश में हम बोलते हैं दो आपके पास में श्रेणियां होंगी, एक होती है 4f श्रेणी और एक होती है 5f श्रेणी। एफ के केस में हमारे पास दो श्रेणियां होंगी, एक होती है 4f श्रेणी और एक होती है 5f श्रेणी। ठीक है, एक होती है 4f श्रेणी, एक होती है 5f श्रेणी। अगर मैं 4f श्रेणी की बात करूं तो 4f श्रेणी वाले होते हैं लेंथेनॉइड्स, 4f श्रेणी वाले होते हैं लेंथेनॉइड्स और 5f श्रेणी वाले होते हैं भैया एक्टिनॉइड्स। ठीक है, 4f श्रेणी वाले होते हैं लेंथेनॉइड्स और 5f श्रेणी वाले होते हैं एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? तो ध्यान से देखें, ये मैंने आपको हर तरीके के वर्ग से मिलवा दिया, ये मैंने आपको हर तरीके से वर्ग से मिलवा दिया। अभी मैं इन सबके तत्वों से भी मिलवाने वाला हूं, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया गया? ये डिस्ट्रीब्यूशन दोस्त समझ में आया गया? प्लीज ध्यान से देखें। आवर्ती फलन का मतलब है पीरियोडिक फंक्शन, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रॉपर्टीज में चेंज आता रहता है। जैसे आप आगे पढ़ोगे परमाणु त्रिज्या, तो जब वर्ग में नीचे जाओगे तो वो बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट जाओगे तो वो घटेगी, तो ये आवर्तीय फलन है। ठीक है, आप आयनन एंथैल्पी की बात करोगे श्वेता, तो वर्ग में नीचे जाओगे तो घटेगी, आवर्त में जाओगे तो बढ़ेगी, यह आवर्ती फलन है। ठीक है, मैंने आपको गुणधर्म बताए थे, उसकी बात है। ध्यान से देखें प्लीज, यहां तक सब कुछ समझ में आया गया?
देखो, जिन बच्चों को ये एफ के विन्यास में दिक्कत आ रही है तो आप ध्यान से देखें, आपको n+l रूल आता है ना। अगर n+l रूल आता है तो मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, 4f 5d 6s। मुझे बताना इनमें ऊर्जा का क्रम क्या होगा, इनमें ऊर्जा का क्रम क्या होगा, कौन आगे कौन पीछे, इनमें बताना भाई ऊर्जा का क्रम क्या होगा, कौन आगे कौन पीछे, जल्दी बताइए बेटा। मेरी क्लास अब रोज है, अब मेरी क्लास रोज है, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, अब हमें रोज मिलना है अंत तक, बहुत लंबी क्लासेस चलेंगी। यस, पी सबशेल नहीं बेटा, पी ऑर्बिटल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सुनो मेरी बात, पी ऑर्बिटल नहीं होता है, पी सबशेल होता है। भाई मास्टर कोई पढ़ा देगा क्या तू? एक बात बता बच्चे, क्वांटम संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, और एक पी कक्षक जो होता है, एक पी कक्षक जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एक पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो तीनों पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। मतलब पी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आए जो तीनों कक्षक में मिलके आए? यानी कि 6, यानी कि 6। तो पी उपकोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कक्षक कोई भी हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, हर कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो भाई, ये गलत बता रहे हो तुम लोग, बिल्कुल गलत बता रहे हो यार। n+l का नियम क्या कहता है? सभी के लिए n+l का सम निकालो और n+l के बढ़ते क्रम में लगा लो। तो बेटा 6s, n का मान 6 है और l का मान 0 है। 5d, n का मान 5 है, l का मान 2 है। और 4f, n का मान 4 है, l का मान 3 है। तो बेटा ये है 7, ये भी है 7 और ये है 6। ठीक है, ये है 6, ये है 7, ये है 7। तो n+l देखें तो 6s की ऊर्जा तो सबसे कम होगी। अब ये दोनों 7 है, जहां n+l बराबर हो जाता है वहां n की वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, हम क्या बोलेंगे बताओ? समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? हमने क्या बोला? जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो हमने बोला 6s जो है, इसके बाद में कौन आ जाएगा? इसके बाद में कौन आ जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 5d। ये समझ में आ रहा है ऑर्डर? अगर ये ऑर्डर समझ में आ रहा है, अगर ये ऑर्डर समझ में आ रहा है तो F का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? F उपकोष में जाएगा, F उपकोष में जाएगा। पक्का जी? ठीक है, पक्का, ओके। तो इसीलिए हमने बोला कि n-2 F से शुरू होता है, इसीलिए हमने बोला n-2 F से शुरू होता है। सही है जी? समझ में आती है बात? पक्का? ठीक है, ओके, बढ़िया, सही है। तो ये हो गए F उपकोष का विन्यास, ये हो गया F उपकोष का विन्यास। ठीक है, डन, ओके। तो हमने बोल दिया ये हो गया F उपकोष का विन्यास। सही ना? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? नहीं 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 बेटा हेमंत, हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए तो खाली n रूल होता है, इनके लिए n+l रूल होता है। ठीक है, इनके लिए क्या होता है? n+l रूल होता है। सही है, बाकी सभी के लिए। चलो बढ़िया है, ओके जी। अगर यहां तक की बात समझ में आती है तो अब हम क्या करेंगे? हर जगह के तत्वों से मिलेंगे, और जो बच्चे कहते हैं कि हमें आवर्त सारणी याद नहीं है, उन्हें आवर्त सारणी याद करवा देते हैं। जिन्हें आवर्त सारणी याद नहीं है उन्हें आवर्त सारणी याद करवा देते हैं। ठीक है जी, पर उससे पहले क्वांटम नंबर हो ही नहीं सकता आपको परमाणु की संरचना में ना पढ़ाया हो, समझ ही नहीं आ सकती है। और मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, अगर कहीं और नहीं पढ़ा तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, मेरे नोट्स देखा हो भाई। ठीक है, तो जल्दी से प्लीज मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे जनता, हाउस द जोश? ये जनता, क्या हमको पढ़ा हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है? जल्दी से बता दे प्लीज, हाउस द जोश? जल्दी जल्दी जल्दी, यस, क्लियर है क्या? फटाफट बताओ मुझे पोल पे, फटाफट बताओ मुझे पोल पे, यहां तक की सभी बातें क्लियर है या नहीं है? हां जी, जल्दी देखें, जल्दी देखें, यस,
हाँ जी, सही है भाई। हीरो बेटा, तुम सब मेरे हीरो, एंड मैं चाहता हूं तुम सब दुनिया में हीरो बन जाओ। असली एक्टर बनो तो भी तुम्हारी मर्जी है, बट काम ऐसे करो कि बिल्कुल हीरो बन जाओ। राइट, यस। जल्दी देखें, 93.53% बच्चे कह रहे हैं, 93.53% बच्चे कह रहे हैं कि जोश बिल्कुल ताबड़तोड़ है। मजा आ गया, बहुत सही। जिनको N+L रूल में स्टिल दिक्कत है, प्लीज मेरा पिछला वाला लेक्चर देख लें, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, आपको क्लियर हो जाएगा। सही है जी, आगे बढ़े क्या? चलो जी आगे चलते। कोई नहीं, एफ ऑफ कोर्स जब पढ़ेंगे, जब और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग बातचीत करते हैं हर तत्व को याद करने की कोशिश। अभी हम क्या करेंगे, हर तत्व को बच्चे याद करने की कोशिश करेंगे। प्लीज ध्यान से देखिएगा कैसे याद करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बाबा एस उपकोष से। आप सब लोग ये देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ये वर्ग संख्या है। इसके नीचे आप एक और चीज देख रहे होंगे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। बेटा ये सब ना मेंडलीव ने दिया था, उसने वर्गों के नाम रोमन नंबर्स में दिए थे। मेंडलीव की हरकत थी है, हमें उसको नहीं पढ़ना, हम तो नॉर्मल ग्रुप नंबर याद करेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आपको यहां पे 2-3 चीजें और दिख रही होंगी, इनके बारे में मैं चैप्टर के अंत में जिक्र करूंगा। एक होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट, एक आपको दिख रहा होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना। तो इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे, बट चैप्टर के अंत में। ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा, हम कैसे पीरियोडिक टेबल को याद रखें, तो मैं पहले बात करता हूं एस ब्लॉक की। हम एक एक करके पूरी ट्रिक्स के साथ पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं भाई, ताकि इसके बारे में कोई भी दिक्कत हमको ना आए। एस ब्लॉक की बात अगर मैंने करी, तो आपके पास है वर्ग नंबर 1, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा। n है कोश की संख्या। अब मैं आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि n आपकी कोश संख्या होती है ना, संयोजी कोश संख्या। n आपकी क्या होती है, संयोजी कोश संख्या, कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में जा रहा है वो। और यहां पे आपको एक ट्रिक बता दूं, आवर्त संख्या भी होती है। n जो है वो आपकी आवर्त संख्या भी होती है। आपका तत्व जिस आवर्त में है, n की वैल्यू वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे बात करें, तो प्रथम वर्ग के अंदर आता है सबसे पहले लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबीडियम, फिर आता है सीजियम, और फिर आता है फ्रांशियम। थोड़ा स्पेस ढंग से डालें, हम बोलेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। हम सभी के सामान्य विन्यास लिखेंगे और सभी के बारे में ढंग से बात करेंगे। प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब लिथियम जो है ये कहां होता है, सबसे ऊपर होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, फिर दूसरे आवर्त में आता है लिथियम, तीसरे आवर्त में आता है सोडियम, चौथे आवर्त में आता है बेटा पोटेशियम, पांचवें आवर्त में आता है रुबीडियम, छठे आवर्त में आता है सीजियम, सातवें आवर्त में आता है फ्रांशियम। अगर इस तरीके की कहानी चलती है तो बेटा जी सभी का विन्यास है NS1, जो आवर्त है वही n है, मैंने ऊपर आपको सिखाया है। तो हम लिथियम की बात करेंगे, तो लिथियम का संयोजी कोश विन्यास हो जाएगा 2s1, सोडियम का संयोजी कोश विन्यास हो जाएगा, तीसरा आवर्त है ना, 3s1, पोटेशियम का कौन सा आवर्त है, चौथा है, 4s1, रुबीडियम का क्या हो जाएगा, 5s1, सीजियम हो जाएगा 6s1, और फ्रांशियम हो जाएगा 7s1। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कोई भी तत्व का नाम दे देगा या परमाणु क्रमांक दे देगा, कहेगा बताओ ये कौन से आवर्त का है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसका विन्यास लिखना है। संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जा रहा होगा वही उस तत्व की आवर्त संख्या होगी। बोलो मानते हो क्या ये बात, जिस कोश में जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन वही आवर्त संख्या होगी। बहुत अच्छी बात है भाई। अगर ये चीज समझ में आती है तो अब इसे याद कैसे करें, विन्यास तो चलो हमको लिखना आ गया, याद कैसे करें। तो बेटा जी बड़ी पुरानी ट्रिक है, आप सबको भी पता होगी, लीना की रब से फरियाद। ट्रिक क्या है, लीना की रब से
फरियाद। तो हमने बोला ट्रिक है ये। लीना की रब से फरियाद। ठीक है जी। ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबीडियम, से मतलब सीजियम और फरियाद मतलब फ्रांशियम। तो ये था आपके लिए एस ब्लॉक, ये था आपके लिए एस ब्लॉक। सही है। वर्ग नंबर 1। अगर हम चलें वर्ग नंबर 2 की तरफ, अगर हम चलें वर्ग नंबर 2 की तरफ, प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो। वर्ग नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं तो वर्ग नंबर 2 होता है जिसका सामान्य विन्यास है NH2। वर्ग नंबर 2 होता है जिसका सामान्य विन्यास है NH2। अगर सामान्य विन्यास NH2 है तो आप ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। प्लीज ध्यान से देखें, है ना, हमने बोला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब बेटा लिथियम के जस्ट बगल में बेरिलियम आता है, सोडियम के जस्ट बगल में मैग्नीशियम आता है, पोटेशियम के जस्ट बगल में कैल्शियम आता है। इसका मतलब ये भी दूसरे आवर्त में है, ये तीसरे आवर्त में है, ये चौथे आवर्त में है, ये पांचवें आवर्त में है, ये छठे आवर्त में है और रेडियम सातवें आवर्त में है। अगर आपको आवर्त पता है फिर से तो बेटा विन्यास लिखना तो बहुत आसान काम है। हम बोलेंगे बेरिलियम का विन्यास क्या हो जाएगा 2s2, मैग्नीशियम का विन्यास क्या हो जाएगा 3s2, कैल्शियम का विन्यास क्या हो जाएगा 4s2, स्ट्रोंशियम का विन्यास क्या हो जाएगा संयोजी कोश का 5s2, बेरियम का क्या हो जाएगा 6s2, रेडियम का क्या हो जाएगा 7s2। सही है। ये देखो ध्यान से, वर्ग नंबर 2 के सभी तत्वों के संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सही है ना, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखें इसकी ट्रिक, अब हम देखें इसकी ट्रिक, क्या ट्रिक होती है, कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से देखना, ये आपके मजे की बात हो सकती है। हम बोलेंगे बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। अब ऑब्वियसली भैया बाप को खुशी होगी, बहू सुंदर आएगी, बढ़िया आएगी। ठीक है, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। कुछ लोग कहते हैं बाप रोए, पर भैया हमारे पिताजी ऐसे नहीं है तो हम तो राजी वाली बात ही बताते हैं। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। सही है। तो ये हमारे पास में वर्ग नंबर 2 के तत्वों को याद करने की ट्रिक हो गई। ये उनके विन्यास हो गए और विन्यास से आवर्त संख्या कैसे पहचानी जाती है ये आपके सामने है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा हम बता पाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया, एक तत्व है स्ट्रोंशियम, बताइए उसका आवर्त संख्या क्या है। तो स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। आप विन्यास फटाक से लिख देंगे, जैसे विन्यास लिख देंगे 5s2 दिखाई देगा, 5s2 दिखाई देगा तो आवर्त बता देंगे। या फिर सवाल ने यह कह दिया कि बताओ स्ट्रोंशियम का संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, दिमाग में यह चमकना चाहिए स्ट्रोंशियम मतलब एस ब्लॉक वर्ग 2, आवर्त कौन सा बेटा मांगे कन्या सुंदर। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सर पांचवा आवर्त है, एस ब्लॉक का वर्ग 2 है, 5s2 हो गया। ऐसे दिमाग चलना चाहिए, फटफट आंसर्स देने आने चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, कोई समस्या है तो समझाओ। यस, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो समझाओ। देखो भैया ध्यान से, देखो भैया ध्यान से, हमने सोचना भी सिखाया है, बोलना भी सिखाया है। देखें ध्यान से यहां तक। यस, हाँ जी, यस 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 यस, हाँ जी, समझ में आई क्या बात, पक्का ढंग से अच्छे से क्लियर है। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी, तो ये हमने अच्छे से सेट कर दिया। ठीक है, एस ब्लॉक को हमने अच्छे से सेट कर दिया। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ, अब हम चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ।
ध्यान से सुनना, पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ। ध्यान से बताइएगा पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, क्या याद करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अगर हमें पी ब्लॉक की बात करनी है तो हमने बोला सबसे पहले वर्ग नंबर 13 पे आते हैं। पी ब्लॉक शुरू होता है वर्ग नंबर 13 से। ठीक है, अगर वर्ग नंबर 13 से शुरू होता है तो पहला तत्व होता है बोरॉन, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है गैलियम, फिर होता है इंडियम, फिर होता है थैलियम। अगर आप सामान्य विन्यास की बात करते हैं संयोजी कोश का तो दैट इज NH2NP1। ठीक है, अगर मैं वर्ग संख्या की बात करूं तो हम बोलेंगे ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है, ये छठा वर्ग है, ये सातवां वर्ग है। ठीक है, तो ये मैंने आवर्त लिख दिया, मतलब ये ऐसे आवर्त है, ऐसे वर्ग है। तीसरा आवर्त है, सॉरी वर्ग बोल दिया मैंने गलती से। तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त, क्योंकि बेरिलियम के सामने ही तो बोरॉन होता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो भी आवर्त संख्या है, आपको एक बात समझ आ गई होगी, जो भी आवर्त संख्या है वही तो संयोजी कोश की संख्या है। तो अब विन्यास लिखना तो मिनटों का काम है, विन्यास लिखना तो मिनटों का काम है। जैसे कि हम बोरॉन बोलेंगे 3s2 3p1, 3s2 3p1। हम एल्यूमिनियम बोलेंगे 4s2 4p1। हम गैलियम बोलेंगे 5s2 5p1। हम इंडियम बोलेंगे 6s2 6p1। हम थैलियम बोलेंगे 7s2 7p1। ठीक है, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, 7s2 7p1। ऑलराइट, ये हो गई हमारे पास में बोरॉन फैमिली। ये हो गया हमारे पास में बोरॉन फैमिली। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बोरॉन फैमिली हो गई वर्ग नंबर 13, ये हो गए मेरे पास में सारे तत्व। तो हम बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम बोलते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला। मतलब अगर मेरा सब्जी मंडी जाने का मन हो गया तो मैंने सारी सब्जियां खरीद दी और उनको थैले में डाल दिया, तो हमने बोला इसकी ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, सही है जी, बहुत अच्छी बात है। यह है पी ब्लॉक का वर्ग नंबर 13 आपके लिए। हम चलते हैं वर्ग नंबर 14 की तरफ। हम चलते हैं वर्ग नंबर 14 की तरफ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर हम वर्ग नंबर 14 की बात करते हैं, अगर हम वर्ग नंबर 14 की बात करते हैं तो उसका संयोजी कोश विन्यास है NH2NP2। संयोजी कोश विन्यास है NH2NP2। अगर NH2NP2 है दोस्त, तो यहां पे तत्व कौन कौन से होते हैं? बोरॉन के बगल में होता है कार्बन, एल्यूमिनियम के बगल में होता है सिलिकन, नीचे होता है जर्मेनियम, फिर होता है टिन और लास्ट में होता है लेड। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अगर ये 5 ऑप्शन है मेरे पास, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो बेटा जी सबसे पहला काम आपको इनके विन्यास लिखने आने चाहिए। NH2NP2 है, कार्बन की आवर्त संख्या है 3। तुम खुद बता सकते हो, अब किसी भी तत्व का विन्यास आपके सामने है 3s2 3p2। अब जब मैं क्वेश्चंस करवाते हुए विन्यास लिखूंगा ना, तो कोई भी बच्चा मुझे ये ना कह दे कि अरे सर ये विन्यास कैसे लिखा। तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मैं सारी चीजें, तुम्हारे सामने लिखी जा रही है भाई लोग सारी चीजें, राइट। अगर हमने ये कर दिया तो अब ध्यान से समझें। हम बोलेंगे कि कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग डेटा? तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अलग अलग ट्रिक्स है, लोगों ने बनाई हुई है। कहे मतलब कार्बन, सीता मतलब सिलिकन, जी मतलब जर्मेनियम, सुनो मतलब टिन, प्रभु मतलब लेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु। सही है बॉस,
बहुत अच्छी बात है, आगे सुनो, अगला सुनिए ध्यान से। अगला केस क्या है मेरे पास में? अगला केस क्या है मेरे पास में? वर्ग नंबर 15। अगर वर्ग नंबर 15 की मैं बात करूं तो NH2NP3 विन्यास है। अगर मैं वर्ग नंबर 15 के तत्वों की बात करूं तो संयोजी कोश विन्यास क्या है? NH2NP3। अगर संयोजी कोश विन्यास है NH2NP3 तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर ये मेरे पास में वर्ग नंबर 15 के तत्व हैं तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक और काम की बात आपको बता दूं, क्योंकि ये वर्ग नंबर 13 का पहला तत्व बोरॉन है तो इसका नाम होता है बोरॉन फैमिली। वर्ग नंबर 13 का पहला तत्व बोरॉन है तो इसका नाम होता है बोरॉन फैमिली। इसी तरह वर्ग नंबर 14 का पहला तत्व कार्बन है तो इसका नाम होता है कार्बन फैमिली। इसी तरह वर्ग नंबर 15 के पहले तत्व का नाम नाइट्रोजन है तो इसका नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? हम बोलेंगे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p3 है ना, ये कार्बन है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये आवर्त संख्या गड़बड़ हो गई ना, तो सारे विन्यास भी गड़बड़ हो गए आई गेस। रियली सॉरी, रियली सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सुनना ध्यान से, ये तो आवर्त संख्या दूसरी है ना, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवा है, ये छठा है। सुनना ध्यान से, यस, हमने बोला ये इस तरीके से, ये भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे होंगे और ये भी, तो एक एक आगे शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे भाई विन्यास को? कुछ नहीं, हम बोल देंगे ये है 2s2 2p1, ये है 3s2 3p1, ये है 4s2 4p1, ये है 5s2 5p1 और इसके नीचे आएगा 6s2 6p1। ठीक है, इसी तरह जब हम यहां बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2s2 2p2, ये हो जाएगा 3s2 3p2, ये हो जाएगा 4s2 4p2, ये हो जाएगा 5s2 5p2, ये हो जाएगा 6s2 6p2, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहां बात करूं तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2s2 2p3 क्योंकि दूसरे आवर्त का है, इसे हम बोलेंगे 3s2 3p3 फॉस्फोरस को, इसे हम बोलेंगे 4s2 4p3, इसे हम बोलेंगे 5s2 5p3 और इसे हम बोलेंगे 6s2 6p3। तो आपको कोई भी तत्व का विन्यास लिखना आता है, आवर्त संख्या पहचाननी आती है, कुछ भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवर्त संख्या में गड़बड़ी थी, उसे हमने ठीक कर लिया। यहां पे हम ट्रिक क्या यूज करेंगे? तो हमारी ट्रिक है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, सब बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, सब बिक गए। सही है जी। तो इस तरीके से हमने वर्ग नंबर 15 मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली से मुलाकात करी। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी प्लीज बताएं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी प्लीज बताएं। यहां तक की बातें समझ में आई क्या? यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आई क्या? जल्दी बताइए प्लीज। यस, यहां तक की बातें समझ में आई क्या? जल्दी बताइए प्लीज। ठीक है, याद है? जिन सबको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो 16 17 18 को कवर करेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कवर करेंगे और शुरू करेंगे 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण।
100 से ज्यादा वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। बेटा अभी आपको कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं डीपीपी आप लोगों को तब दूं जब थोड़ा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। अभी अपना दूसरा ही लेक्चर है, हम चौथे लेक्चर से डीपीपी शुरू करेंगे। जब तक आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट बनाते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, तब जाके सवाल करने में मजा आएगा। राइट, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो आई गेस एटॉमिक नंबर याद करना भी मैं सिखाऊंगा विवेक, चिंता मत करो, सब बताया जाएगा। अगली क्लास में एटॉमिक नंबर भी याद करवा देंगे, डोंट वरी, अपने पास सारा जुगाड़ है, चिंता मत करो। बस यहां आ गए हो तो बस अब निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना भाई, क्यों फंसे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फिजिक्स वाला में हैं, आपको सब कुछ बेस्ट ही मिलेगा। सही है जी, चलो ओके जी, इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। आप लोग भी रिलैक्स कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।